हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। मेरा नाम भूपेन कोच और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसका जो है हम लोग डिटेल स्टडी लगाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले लोअर क्लासेस में आप लोगों ने कुछ सिस्टम्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ के आए। जैसे क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। तो क्लास 12 में जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें हमको पढ़ना है इम्यून सिस्टम। तो बच्चों इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज या फिर बहुत सारे वायरसेस, फंगी, इन सबको एनकाउंटर करते हैं, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते हैं। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होगा या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट है जो हमको बीमारियों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वही सिस्टम है बच्चों इम्यून सिस्टम। तो सिंपली हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे कि इट इज द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच protects us from diseases। बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है बच्चों, ठीक है ना। अब हम आगे कुछ टर्म्स को डिस्कस करते जाएंगे, फिर अल्टीमेटली हम लोग जो हमारे इम्यून सिस्टम का डिटेल स्टडी लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर टर्म डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आप लोगों ने इम्यूनिटी टर्म सुना होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये जो लड़का है या फिर ये जो आपका इंडिविजुअल है ये बहुत बार बार बीमार पड़ते रहता है, मतलब कि इसका जो इम्यूनिटी है वो वीक होगा, या फिर दिस पर्सन, इसको तो बीमारी होती ही नहीं या फिर बहुत कम बीमारी होती है, ठीक है ना, मतलब कि इसका इम्यूनिटी ज्यादा होगा। तो इम्यूनिटी बच्चों बॉडी का ये ओवरऑल कैपेबिलिटी है जो हमको किससे बचाता है, डिजीजेस से बचाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना। सो it is the overall ability of the body to fight against diseases, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, to fight against diseases, या फिर और resist antigens या फिर पैथोजेंस। मतलब इम्यूनिटी हमारे बॉडी का वो कैपेबिलिटी है जो हमको बीमारियों से बचा के रखता है, ठीक है ना, या फिर हमारे बॉडी का वो कैपेबिलिटी है जो एंटीजेंस को रेजिस्ट करता है, रोकता है, या फिर पैथोजेंस को आपका क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। और कुछ टर्म्स हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इम्यूनोलॉजी। तो बच्चों इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जहां जहां आप लोगों का टर्म जो है ये लॉजी देखने को मिलेगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। आगे क्या है टर्म, इम्यूनो, मतलब कि इम्यून सिस्टम के स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। ओके, फर्दर हम लोग यहाँ पर टर्म देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एंटीजन, या आपको ये टर्म मिल जाएगा एग्लूटिनोजन। तो एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजन क्या होते हैं बच्चों, तो एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजन ये वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर ये वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जो फॉरेन से हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम इनके अगेंस्ट क्या बनाना स्टार्ट कर देता है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को हम लोग एंटीजन कहते हैं। पैथोजन भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। सो क्या है ये, दीज आर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फॉरेन molecules which activates the immune system। ओके, और फिर इम्यून सिस्टम क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है ना बच्चों, तो बड़ा सा सिंपल है यहां पर।
यहाँ पर जो एंटीजन है हम किसे कहेंगे बच्चों, एंटीजन हो गया या फिर आपका एग्लूटिनोजन हो गया, ऐसा फॉरेन पार्टिकल, ठीक है ना, मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर भी आ सकता है, वायरस के अंदर भी आ सकता है, या फिर कोई फॉरेन प्रोटीन वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो फॉरेन से हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, ओरल फीकल रूट से एंटर कर सकता है, डायरेक्टली ब्लड में किसी वुंड से एंटर कर सकता है आपका, ठीक है। और हमारे बॉडी में एंटर करने के बाद वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब एंटीबॉडीज जो है कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं वो लेटर ऑन हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूं, एक आप लोगों को वर्ड मिलेगा इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब होता है एंटीजन का कैपेबिलिटी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। अगर यहाँ पर जो एंटीजन है इम्यून सिस्टम को अगर आपका एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो लेस है या फिर नहीं है, ठीक है ना। अगला टर्म अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, दैट इज द एंटीबॉडी या फिर एग्लूटिनिन, ठीक है ना। एंटीबॉडी हो गया या फिर आपका क्या हो गया यहाँ पर एग्लूटिनिन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो एंटीबॉडी है या फिर एग्लूटिनिन है, इसके लिए आपको एक और टर्म मिलेगा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन से तो आपका आइडिया हो ही रहा है। तो ये क्या है, जो एग्लूटिनिन होते हैं या फिर इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं बच्चों, दीज आर योर, मतलब ये आपके क्या होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, जिसका एक पार्ट क्या होगा, प्रोटीन होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन प्रोटीनेसिस होगा आपका, ठीक है ना। सो दीज आर योर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। तो दीज आर योर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट, ओके। तो यही बच्चों वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या फिर यही वो एंटीबॉडी है जिनको हमारा कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है, ओके। बी लिम्फोसाइट कब बनाएगा बच्चों, जब कोई एंटीजन या फिर जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर जाएगा। और जब ये एंटीबॉडी या फिर आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारा बी सेल बना देगा, मतलब बी लिम्फोसाइट बना देगा, तो वो किसको आपका एलिमिनेट कर देगा, एंटीजन को एलिमिनेट कर देगा या फिर एग्लूटिनोजन को आपका एलिमिनेट कर देगा। तो ये तो थे आपके कुछ सिंपल से टर्म्स, ओके। तो अब हम जो है इम्यूनिटी को फर्दर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो आपका क्या है इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम को हम लोग जो है ब्रॉडली यहां पर दो कैटेगरी में बांटते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक होता है आपका इनेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो दोनों को हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इज योर इनेट इम्यूनिटी। सो दिस इम्यून सिस्टम ये दो पार्ट में आपका बटा होगा। आपको एक मिलेगा इनेट इम्यूनिटी और दूसरा जो आपको इसका जो मतलब पार्ट मिलने वाला है दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है और ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके बीच में डिफरेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम डिफरेंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है बच्चों, इनेट या फिर हम इसको कह सकते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी। कहीं कहीं पे आपको इनहेरिटेड भी मिल जाएगा। मतलब कि इम्यूनिटी का मतलब तो पता चल गया आप लोगों की बॉडी का वो कैपेबिलिटी जिससे कि हम लोग डिजीजेस को या फिर पैथोजन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी में वो सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। वो सारे कंपोनेंट्स या फिर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है और जो क्या करते हैं, आपका जो भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह है जो हमारे बॉडी में आ रहा है उनको क्या करेगा, आपका एलिमिनेट करने की बॉडी से पूरी कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होता है, ठीक है ना। इनेट इम्यूनिटी के बारे में आपका क्या होता है, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हम इसको कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक एंड नो मेमोरी is generated
अब ये सारा क्या है, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो इनबॉर्न इम्यूनिटी है, मतलब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, मतलब कि ऐसे कंपोनेंट्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट है और वो हमारे पूरे लाइफ टाइम रहेंगे, लेकिन ठीक है ना। सो इनेट इम्यूनिटी मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी एंड प्रेजेंट या फिर परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ स्पैन, ठीक है ना। हालांकि जब आदमी का एज होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक दो ऐसे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनमें कमी आने लगे या फिर उनका फंक्शन थोड़ा कम होने लगे, लेकिन ये जो इनेट इम्यूनिटी है बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये पूरे लाइफ टाइम जो है हमको क्या प्रोड्यूस करते रहता है बच्चों, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते रहता है मतलब कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता रहता है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसका मतलब क्या है बच्चों, मतलब कि जैसे कि मैंने कहा कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या आ रहा है आपका, इनेट इम्यूनिटी आ रहा है और उधर क्या आ रहा है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो आपका काम करने वाला इम्यूनिटी है वो इनेट इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी ही सबसे पहले जाके उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कह रहे हैं, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है बच्चों, नॉन स्पेसिफिक कह सकते हो या फिर कहीं कहीं पे आपको टर्म मिलेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि मान लो अगर बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया, ये उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, कोई वायरस आ गया, कोई भी वायरस आ गया उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, या फिर कोई फंगी आ गया उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा आपका, या फिर कोई हेलमिंथिस आ गया उसके अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि पैथोजन चाहे किसी भी तरह का हो, बैक्टीरिया, वायरस, आपका फंगी, जो भी पैथोजन हो, उन सबके अगेंस्ट ये क्या करेगा बच्चों, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक, ठीक है ना। लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। मतलब कि ये पर्टिकुलरली किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट ही आपका खाली क्या शो करेगा, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर नॉन स्पेसिफिक एंड नो मेमोरी इज जनरेटेड। मेमोरी जनरेटेड मतलब कि आपका क्या होता है, मान लो जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है तो हमारा बॉडी कुछ एंटीबॉडीज डेवलप करता है और वो एंटीबॉडीज जो है हमारे बॉडी में रह जाते हैं, एज ए मेमोरी का काम करते हैं। तो अगली बार जब सेम पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है बच्चों, उसके अगेंस्ट एक विगरस रिएक्शन हो जाता है, एक हाइटेंड रिएक्शन हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं मेमोरी जनरेट होना। लेकिन ऐसा आपका कहां पे नहीं होता, इनेट इम्यूनिटी में नहीं होता है। मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया पहली बार किसी बॉडी को अटैक कर रहा है तो जो इम्यून जो आपका इनेट इम्यूनिटी है जो रेस्पॉन्स शो करेगा, अगर वो बैक्टीरिया मान लो चौथी बार भी अगर आपका बॉडी को अटैक कर रहा है तो जो इनेट इम्यूनिटी है वो सेम रेस्पॉन्स ही शो करेगा, उसके अगेंस्ट कोई मेमोरी वो जनरेट करके नहीं रखेगा आपका, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका इनेट इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसको कहते हैं, इनेट को कहते हैं कि एक्वायर्ड को कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, एक्वायर्ड मतलब कि एक्वायर करना या फिर हासिल करना या फिर डेवलप करना। तो एक पर्सन जो है इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब होता है आफ्टर बर्थ, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। तो पर्सन जो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है बर्थ के बाद एक्वायर करता है। बर्थ के बाद कैसे एक्वायर कर सकता है, दो तरीके हो सकते हैं बच्चों बर्थ के बाद एक्वायर करने के लिए। या तो जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो पर्सन क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है, तो उस तरह से उसके बॉडी ने उस पैथोजन के अगेंस्ट क्या डेवलप कर लिया, इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। लेकिन वो बर्थ के बाद हुआ तो इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर जो हम वैक्सीन वगैरह देते हैं किसी पर्सन में, वो बर्थ के बाद देते हैं वैक्सीन, और वैक्सीन बॉडी में क्या कर लेता है आपका, इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है आपका, तो वो भी आपका क्या हुआ, एक्वायर्ड हो गया, ठीक है ना। तो बर्थ के बाद अगर आप किसी पैथोजन के अगेंस्ट या फिर किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट बर्थ के बाद अगर इम्यूनिटी एक्वायर कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपका क्या होता है, मेमोरी जनरेट होता है, मेमोरी जनरेट्स, और ये आपका क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो कि आपने जो है पोलियो का वैक्सीनेशन लिया, ठीक है ना, आफ्टर बर्थ, और आपके बॉडी ने क्या जनरेट कर लिया, पोलियो के अगेंस्ट जो है आपके बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया। अब वो जो पोलियो का वैक्सीन है बच्चों, उसके पोलियो का वैक्सीन लिया, उससे क्या होगा, यू हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
किसके अगेंस्ट इम्यूनिटी एक्वायर किया? पोलियो वायरस के अगेंस्ट। तो वो जो पोलियो वैक्सीन है आपको खाली पोलियो वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, समझ लो। हेपेटाइटिस बी वगैरह के वायरस के अगेंस्ट आपको वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है हम उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्पेसिफिक कह रहे हैं। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में और ज्यादा जो डिटेल में मैं अपने अगले लेक्चर में कहूंगा। इस लेक्चर में हम लोग जो फोकस करने वाले हैं यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है ना। तो जो इनेट इम्यूनिटी है, अब इसको हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं? अलग अलग जो है सब टॉपिक में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कितने तरह के होते हैं, लेट्स डिस्कस। तो अभी हम इनेट इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे या फिर कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चंस लेकिन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट, ओके, पे अटेंशन। तो विल बी डिस्कसिंग इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। So now we'll be discussing the components of innate immunity, ठीक है ना। अब innate immunity का components क्या क्या होता है बच्चों? मैंने कहा था innate immunity एक इस तरह का immunity है जो हम में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। तो बाय बर्थ हमारे बॉडी में अब ऐसे कौन कौन से डिफरेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट है और वो पूरे लाइफ टाइम हमको कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यहां पर है दैट इज योर स्किन या फिर म्यूकोसा। स्किन एंड म्यूकोसा, ओके। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं यहां पर फिजिकल बैरियर्स में, ठीक है ना। तो अलग अलग कंपोनेंट में बांटेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आने वाला है? तो फिजिकल बैरियर में आपका सबसे पहले आएगा स्किन और दूसरा जो आपका आने वाला है यहां पर म्यूकोसा, ठीक है। तो स्किन और म्यूकोसा तो हम में बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और ये हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। देखो, हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करने के दो ही रास्ते हैं, ठीक है ना। आइदर वो हमारे स्किन से हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, स्किन, एपिडर्मिस, टिश्यू, ब्लड इस तरह से एंटर करेगा आपका। नहीं तो क्या होगा? हम खाना, कोई फूड वगैरह खा रहे हैं या फिर हमारे बॉडी में कोई नेचुरल ओपनिंग है तो उस ओपनिंग के थ्रू वो बॉडी के अंदर जा सकता है। ये दो ही तरीके हैं पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करने का, ठीक है। तो उन दोनों जगहों पर बच्चों क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर बैरियर प्रेजेंट है, फिजिकल बैरियर। तो स्किन फिजिकल बैरियर कैसे हमारे लिए बॉडी बनता है बॉडी में बच्चों? देखो, सबसे पहले तो पीएच जो हमारा जो सब, ओके। तो सबसे पहले जो स्किन होता है बच्चों, इसका जो सरफेस में जो सेल्स होते हैं, सरफेस सेल्स आर डेड। तो स्किन का जो हमारे ऊपर वाले लेयर के जो सेल्स होते हैं वो डेड होता है बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए आपका क्या होता है, वहां पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है या फिर कर नहीं सकता है। उसके अलावा हमारा जो स्किन होता है उसका जो आपका पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ओके। तो पीएच स्लाइटली एसिडिक, ठीक है ना। तो पीएच भी एसिडिक होता है, मतलब जो स्किन है वहां से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पा रहा है या फिर उसके ऊपर ग्रो नहीं कर पा रहा है और उसका जो आपका क्या होगा, पीएच होगा वो भी स्लाइटली आपका एसिडिक होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो बॉडी है वो क्या करेगा, आपका फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अब दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जाए तो सेकंड विल बी योर म्यूकोसा, ठीक है ना। अब म्यूकोसा क्या है बच्चों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो लेट्स से जो नेचुरल ओपनिंग की अगर बात करें, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें से दिस इज एन ह्यूमन बीइंग, ओके, रफ डायग्राम है, चलो ठीक है। ये बगल कैविटी है, दिस इज द इसोफेगस, यहां पे हो गया स्टमक, ओके, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हम लोग यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके।
रेक्टम एंड एनल कैनल। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम बॉडी का जो है सरफेस भी उसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो मान लो दिस इज द हेड रीजन, ये हेड रीजन हो गया आपका, so दिस इज द हेड रीजन। तो आपको जो है पर्सन कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। ओके, इट्स अ वेरी वेरी रफ डायग्राम। तो यहां पर आई तक जो पैथोजन है वो कहां से एंटर करेगा, स्किन, ठीक है ना। तो स्किन से जब बच्चों को एंटर करेगा, तो मैंने कहा था स्किन का जो प्रॉपर्टीज मैंने बता दिए थे, जो ऊपर के लेयर्स होंगे स्किन के डेड होंगे, वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा आपका, ठीक है ना। और क्या कहा था मैंने, हाँ अगर बाई चांस कोई वुंड है और उस वुंड का अगर हमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो लेकिन वो जा सकता है उस केस में, ठीक है ना। नेचुरली स्किन क्या करता है आपका पैथोजन को एंटर करने से यहाँ पर रोकेगा, ठीक है। और दूसरा हमने कहा था कि वो कहां से एंटर हो सकता है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां से एंटर हो सकता है। पैथोजन कहां से एंटर होगा, थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। यूरिनोजेनिटल ट्रैक से भी एंटर कर सकता है, या फिर कहां से एंटर कर सकता है बच्चों, रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये सारे जो बच्चों ये सारे जो ट्रैक होते हैं हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं बाहर की तरफ जाके खुलते हैं। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करें तो पैथोजन कहां से आ सकता है बच्चों, माउथ से अंदर जा सकता है आपका, ठीक है ना। या फिर वो एनल कैनल से भी, रेयरली होता है, एनल कैनल से भी आपका इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बात करें यूरिनोजेनिटल ट्रैक, जो हमारा क्या होता है, जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा भी एक नेचुरल ओपनिंग है, ब्लैडर देन यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास होता है बच्चों, ठीक है ना। तो वहां से भी पैथोजन अंदर की तरफ जा सकता है। और जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो नेसल पैसेज है, वहां से भी पैथोजन अंदर जा सकता है। तो इन सब के इनर लाइनिंग को, इन सब का जो इनर लाइनिंग होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो म्यूकोसा होता है बच्चों, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, जो पैथोजन जब अंदर जाता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है या फिर हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसका जो म्यूकोसा है मतलब इनर लाइनिंग है, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा और म्यूकस सेक्रेट होगा जो पैथोजन को क्या करेगा, वहां पर ट्रैप करेगा आपका, ठीक है ना। या फिर यूरिनोजेनिटल ट्रैक के बारे में अगर बात करें तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक से बच्चों क्या पास आउट होता है, यूरिन पास आउट होता है। तो यूरिन क्या करता है, कोई भी पैथोजन वगैरह अगर उस ट्रैक में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो आपका क्या होगा, उसको वो वॉश आउट कर देगा, ठीक है ना। हम लोग फीमेल्स में देखते हैं कि जो वजाइनल इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा होता है। एक्चुअली रीजन क्या होता है बच्चों, जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक होता है आपका, वो मेल्स का जो यूरेथ्रा होता है लॉन्ग होता है, तो पैथोजन को जो है वो ब्लैडर तक रीच करने में आपका जो है क्या होता है, उसके लिए नियरली इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फीमेल में जो आपका क्या होता है, जो यूरिनरी ट्रैक होता है दैट इज वेरी शॉर्ट, और वो जो ओपनिंग है वहां से जो पैथोजन है इजीली ब्लैडर तक एंटर कर जाता है, तो इसीलिए उनमें इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर भी आपको एक बैरियर देखने को मिलेगा। कैसा बैरियर, लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की बात करेंगे तो लेटर ऑन हम लोग कुछ ऐसे सेक्रेशंस के बारे में देखेंगे। इसके म्यूकोसा में, इनर लेयर में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे बच्चों, वो जो पैथोजन अगर बाय चांस एंटर कर भी जाता है, मान लो फूड के साथ यहाँ पे कोई पैथोजन एंटर कर गया, तो वो बॉडी कैविटी में नहीं जा पाएगा आपका। यहाँ पे कुछ ऐसे सेक्रेशंस आपके प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। उसी तरह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ऐसे सेक्रेशंस होंगे। अगर यहाँ पे पैथोजन आ, सॉरी ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे अगर पैथोजन आ जाता है तो वो बॉडी सीलोम में नहीं जा पाएंगे। तो कौन से सेक्रेशंस होते हैं वो हम लोग जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना जो पहला जो बैरियर है, इनेट इम्यूनिटी का जो पहला कंपोनेंट है दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो बैरियर है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अगला बैरियर है बच्चों दैट इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चों ऐसे तमाम बॉडी के सेक्रीशंस आ जाएंगे जो हमारे बॉडी में पैथोजन को आइदर एलिमिनेट करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, उसको ग्रो करने से आपका रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, और बार बार हम लोग बात कर रहे हैं ये सारे किसके कंपोनेंट है, इनेट इम्यूनिटी के, मतलब कि दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ इन आवर बॉडी। तो सेकेंड कंपोनेंट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। तो अपना जो सेकेंड कंपोनेंट है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, या फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में बच्चों जो सबसे पहला होता है वो होता है फीवर,
देखो जो आम लोग होते हैं या फिर जो जनरलाइज व्यू होता है लोगों का कि किसी को फीवर हो गया है, बुखार है मतलब वो बीमार है, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये जो फीवर है ये एक एक्चुअली डिफेंस है, हमारे बॉडी का एक डिफेंस का तरीका है। हाँ, फीवर होने से हम ये जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में कोई पैथोजन तो आ गया है। फीवर में एक्चुअली क्या होता है बच्चों, हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे टेम्परेचर को राइज करा देता है। ऐसा वो क्यों कराता है? मान लो कोई पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर कर गया, वो कंफर्टेबली क्या कर सकता है, हमारे बॉडी में पॉलिफ्रेट कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी ने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, वो बॉडी में आपका पॉलिफ्रेट या फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पर जो दूसरे यहां पर आते हैं, दैट इज द सेक्रीशन ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, या फिर सेक्रीशन इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, आप लोग ऐसे लिखते हो सेक्रीशन इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ठीक है ना। तो सेक्रीशन इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं, जैसे कि आपका ओरल कैविटी हो गया हमारा, ओरल कैविटी या फिर जो बकल कैविटी हो गया, तो बकल कैविटी में हमारा क्या सेक्रेट होता है बच्चों, सलाइवा। और सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो क्या है आपका एक फिर से एक एंटीबैक्टीरियल आपका एक एंजाइम है। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बात करें, जो हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो ओरल कैविटी होता है यहां पे क्या सेक्रेट होता है बच्चों, सलाइवा। सलाइवा में दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एक तो टाइलिन प्रेजेंट होता है, दूसरा क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम। और ये लाइसोजाइम क्या है बच्चों, इट इज एन एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट। तो अगर फूड के साथ बाय चांस कोई अगर पैथोजन जो है माउथ में एंटर कर जाता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माउथ में एंटर कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माउथ में बकल कैविटी में हमारा जो सलाइवा, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, जो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो जो सलाइवा सेक्रेट करेंगे उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और दैट इज एन एंटीबैक्टीरियल कंपोनेंट जो उस पैथोजन को क्या कर लेगा, एलिमिनेट कर देगा। बड़ा आसान है ना। अब देखते हैं यहाँ पर स्टमक। स्टमक में ऐसा क्या होता है बच्चों, तो स्टमक क्या सेक्रेट करता है आपका, HCl। ठीक है ना। HCl का मतलब तो पता होगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मान लो वो जो पैथोजन है वो वहां से बच गया, और वहां से बचने के बाद वो कहां पे चला गया, आपका स्टमक में चला गया। तो स्टमक में जो HCl आपका सेक्रेट होता है, उसका जो एसिडिटी होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। अब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या फिर कोई फंगी चला जाता है, तो HCl उसको क्या कर देगा, आपका डिग्रेड कर देगा। और क्योंकि देखिए आपका ये जो इनेट इम्यूनिटी हम लोग कह रहे हैं नॉन स्पेसिफिक है, मतलब अगर स्टमक में आपका बैक्टीरिया जा रहा है, वायरस जा रहा है, जो भी जा रहा है, HCl लेकिन उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो नॉन स्पेसिफिक है। ओके, पैथोजन चाहे कोई भी हो, ये डिस्ट्रक्ट आपका कर देगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें, तीसरा अगर बॉडी पार्ट देखें जो फीमेल्स में होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, वजाइना। तो वजाइना में बच्चों क्या होता है, एसिडिक पीएच मेंटेन होता है आपका। एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोग जो है इसमें चैप्टर में पढ़े हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़े हैं। एक्चुअली फीमेल का जब प्यूबर्टी रीच होता है, तो उसका जो आपका क्या होता है, वजाइनल वॉल होता है। वजाइनल वॉल में ग्लाइकोजन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया का नाम है आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। रिमेंबर द नेम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। ये बैक्टीरिया फीमेल के वजाइनल एपिथेलियम में मिलता है, और जो वजाइनल एपिथेलियम में जो ग्लाइकोजन होता है उसको वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड। और इस तरह से जो वजाइना में जो एसिडिक पीएच आपका मेंटेन होता है, जो क्या करेगा, पैथोजेंस वगैरह को आपका एलिमिनेट करेगा, या फिर वहां पे पॉलिफरेट होने नहीं देगा बच्चों। ठीक है। इसके अलावा और भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग सेक्रीशन होते हैं। तो कौन कौन से सेक्रीशन होते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि ईयर में सिरुमिन। सिरुमिन सिंपली ईयर वैक्स होता है बच्चों। ठीक है ना। तो हमारा जो ईयर है, ईयर का जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, उसके लाइनिंग में कुछ सेल्स है जिनको सिरुमिनस सेल कहते हैं। और ये सिरुमिनस सेल क्या सेक्रेट करता है बच्चों, सिरुमिन, मतलब कि ईयर वैक्स। और ये ईयर वैक्स क्या करता है, अगर हमारे यहां से कान के अंदर से कोई पैथोजन वगैरह अंदर जाने की कोशिश करे तो उसको ट्रैप कर लेता है।
देखो कितना अच्छा हमारा नॉन स्पेसिफिक यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है ना। अगर और भी बात करें सेक्रेशन के बारे में, सो टीयर्स, तो टीयर्स जो हमारे आंखों से टीयर निकलता है बच्चों, उसमें भी फिर से वही सेम एंजाइम होता है आपका लाइसोजाइम। तो ये लाइसोजाइम जो है फिर भी हमारे जो आई का सरफेस है या फिर आई से रिलेटेड जो भी म्यूकोसा वगैरह है, डक्ट वगैरह है, उन सब में आपका जो है इन्फेक्शन होने से रोकता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे जो क्या हुआ है हमारे बॉडी में, सेकंड जो बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, ठीक है। तो पहला बैरियर हमने क्या पढ़ा, फिजिकल बैरियर, इनेट इम्यूनिटी का एक पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम तीसरा कंपोनेंट यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है बच्चों वो है सेल्यूलर बैरियर, दैट इज योर सेल्यूलर बैरियर। तो कंपोनेंट्स मैंने मिटा दिया, लिख देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ओके, तो हम लोग यहां पर तीसरा कंपोनेंट पढ़ने वाले थे, और हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है वो है सेलुलर बैरियर्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब बॉडी में ऐसे सेल्स जो बाहर से जो भी पैथोजन वगैरह आ रहा है उन सबको क्या करेगा, आपका एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। कौन कौन से सेल है वो और कैसे कैसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, लेट्स स्टडी। ओके, तो सेलुलर बैरियर में तो सबसे पहला अगर हम लोग यहां पर सेल के बारे में बात करें, दैट इज योर न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को एक और नाम से जाना जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, पीएमएनएल। कहीं पे अगर आपको टर्म मिल जाता है पीएमएनएल क्या है, दैट इज नथिंग बट योर न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। तो न्यूट्रोफिल को पीएमएनएल क्यों कहा जाता है बच्चों, देखो जो न्यूट्रोफिल का आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूट्रोफिल इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, है कि नहीं। डब्ल्यूबीसी कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं, जिसमें से 3 क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, 2 क्या होता है, एक ग्रेन्युलोसाइट, है ना। ये जो आपका क्या है, जो न्यूट्रोफिल है वो किस में आ रहा है बच्चों, ग्रेनुलोसाइट में आ रहा है। प्लस इसके बारे में एक और चीज पढ़ते हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है आपका वो मल्टीलोबेड होता है, ठीक है ना। मतलब किसी न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस में आपको कितने लोब मिल जाएंगे, 3 लोब मिल जाएंगे न्यूक्लियस के। किसी न्यूट्रोफिल के आपके न्यूक्लियस में कितने लोब मिल जाएंगे, 6 लोब मिल जाएंगे। तो रेंज करेगा, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो आइदर 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब, 6 लोब हो सकता है आपका। मतलब कि वहां पर क्या कर रहा है, मॉर्फोलॉजी आपका अलग अलग शो कर रहा है, तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट इसलिए हम लोग कहते हैं। हालांकि फंक्शनली जो है उनका सबका सेम ही होता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में से सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको पता होगा, 65 to 70% जो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, यू विल बी गेटिंग द न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रोफिल क्या है, दे आर योर हाईली फैगोसाइटिक सेल। मतलब कि बॉडी में अगर कोई पैथोजन या फिर एंटीजन एंटर करता है तो उसका वो फैगोसाइटोसिस कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, एंड कर देता है आपका, या फिर उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। तो हो गया ना ये एक तरह का सेलुलर बैरियर, ठीक है ना। अगर दूसरा सेलुलर बैरियर पढ़े, ये भी आपका डब्ल्यूबीसी होगा, मोनोसाइट। तो मोनोसाइट आपका क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। और ये भी आपका क्या है, एक हाईली फैगोसाइटिक सेल। ठीक है ना। तो मोनोसाइट सबसे, अगर डब्ल्यूबीसी में से सबसे लार्जेस्ट है आपका ये, ठीक है। और ये मोनोसाइट क्या होगा आपका, ग्रेनुलोसाइट होगा कि एक ग्रेनुलोसाइट होगा, इट विल बी योर ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट 2 है, एक तो लिम्फोसाइट है, दूसरा क्या है, मोनोसाइट है आपका, ठीक है। तो मोनोसाइट ये हाईली फैगोसाइटिक सेल है, और बॉडी में अगर कोई पैथोजन आ रहा है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल हो, उसका ये क्या करेगा बच्चों, फैगोसाइटोसिस करेगा। मतलब नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करने वाला है। सो दैट्स व्हाई नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगले तरह का जो हम लोग यहाँ पर सेल पढ़ने वाले, दैट इज द मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस क्या होता है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैक्रोफेजेस एक्चुअली आर योर मोनोसाइट, ठीक है ना।
मतलब ये आपका क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, दिस इज द ब्लड सर्कुलेशन। ओके, तो ब्लड में तो मान लो अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है, कोई पैथोजन बाहर से एंटर कर गया ब्लड में, तो उसका तो फैगोसाइटोसिस किसने कर लिया, आइदर मोनोसाइट ने कर लिया उसका फैगोसाइटोसिस, नहीं तो न्यूट्रोफिल ने उसका फैगोसाइटोसिस कर लिया। लेकिन अगर टिश्यू में कोई अगर पैथोजन एंटर कर रहा है, वो स्किन को ब्रीच कर गया और वो कहां पे चला गया, टिश्यू में चला गया, अब उसका फैगोसाइटोसिस कैसे होगा। तो इसके लिए हमारे बॉडी का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है बच्चों। ये जो मोनोसाइट होते हैं, ये मोनोसाइट क्या करते हैं बच्चों, टिश्यू को छोड़ देते हैं और एक टिश्यू को छोड़ के कहां बाहर निकल जाते हैं, दे गो इनटू द सॉरी ये जो आपके मोनोसाइट है वो किसको छोड़ देता है, ब्लड सर्कुलेशन को छोड़ देते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन को छोड़ के ये कहां पे चल जाएंगे, बाहर, दे विल गो इनटू द टिश्यू। और जब ये मोनोसाइट आपका बाहर टिश्यू में जाके रेसाइड करने लगता है या फिर टिश्यू में जाके ये फैगोसाइटोसिस करता है, तब हम उसको फिर कौन से नाम से कहने लगते हैं, मैक्रोफेजेस के नाम से यहां पर बुलाने लगते हैं। समझ में आया? दोबारा रिपीट करता हूं, जो मोनोसाइट है वो एक तरह का WBC है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा, हाईली फैगोसाइटिक सेल है ये आपका, ठीक है ना। और ये क्या करेगा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करने वाला है पूरे लाइफ टाइम। लेकिन ये तो ब्लड में कर रहा है, लेकिन टिश्यू में अगर कोई पैथोजन आ गया तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो मोनोसाइट होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को एस्केप करेगा। प्रोसेस का नाम है डाइपिडेसिस। ओके, जब भी कोई WBC का एमीबॉइड प्रॉपर्टी होता है, वो एमीबा की तरह खुद का शेप चेंज कर सकता है। तो जब यहाँ पर वेसोडाइलेशन होता है तो ये आरबीसी खुद को स्क्वीज करके यहां से बाहर निकल सकता है इनटू द टिश्यू। प्रोसेस को कहते हैं डाइपिडेसिस। तो पढ़ा है आप लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। तो जब टिश्यू में आएगा उसको मैक्रोफेजेस कहेंगे। तो हमारे बॉडी में तो अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं, आपको पता होगा, है ना। और अलग अलग तरह के टिश्यू में जो अलग अलग तरह के मैक्रोफेजेस मिलते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है आपका, ठीक है ना। जनरली हम इनको क्या कहते हैं, जैसे कि हिस्टोसाइट्स हो गया, हिस्टोसाइट हो गया, कफर सेल हो गया, ठीक है ना, या फिर यहां पर माइक्रोगिलिया सेल हो गया, ठीक है ना, या फिर आपका क्या हो सकता है, कॉन्ड्रोक्लास्ट, या फिर ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है ना। मतलब कि मोनोसाइट, देखो सिंपली बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोसाइट क्या हो रहा है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन से टिश्यू में जा रहा है रिसाइड करने के लिए, हम उसको कह रहे हैं मैक्रोफेजेस। ओके, और ये मैक्रोफेजेस अलग अलग टिश्यू में इनका अलग अलग नाम है। काम यही है कि कोई पैथोजन अगर वहां पे एंटर कर गया तो उसका वो फैगोसाइटोसिस करेगा। हिस्टोसाइट्स, हिस्टो वर्ड है हिस्टोलॉजी से, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो टिश्यू में जनरली आपका, हमारे बॉडी में जनरली कोई भी टिश्यू में पाया जाने वाला मैक्रोफेजेस को हिस्टोसाइट्स कहते हैं। जैसे कि अब लीवर में जो मिलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कफर सेल कहेंगे, फैगोसाइटोसिस है। नर्वस सिस्टम में जो पैथोजेंस को अगर चला जाता है नर्वस सिस्टम में कोई पैथोजन, उसका फैगोसाइटोसिस करने के लिए जो मैक्रोफेज वहां पर प्रेजेंट है उसको माइक्रोगिलिया सेल कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट उस तरह से आपको कार्टिलेज में मिल जाएगा, और ऑस्टियोक्लास्ट आपको कहां पे मिल जाएगा, सॉरी, कॉन्ड्रोक्लास्ट आपको मिल जाएगा कार्टिलेज में, और ऑस्टियोक्लास्ट आपको मिल जाएगा बोन्स में, ठीक है ना। तो ये आपके सेलुलर बैरियर के हमने 3 सेल पढ़े, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। तो मेरे ख्याल से आपका ही क्लियर है। ओके, सेलुलर बैरियर अभी खत्म नहीं हुआ है और थोड़ा सा हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो हमको यहां पर सेल मिलने वाला है, दैट इज योर नेचुरल किलर सेल। नाम तो बड़ा खतरनाक है कि नहीं, किलर सेल, मार के छोड़ेगा मतलब ही। ओके, तो इनको हम लोग जो है NK सेल भी कहते हैं। सेम है, नेचुरल किलर सेल या फिर NK सेल। क्या है ये, द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। दिस इज द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट क्या है, WBC है। सिंपली अगर हम लोग कहें WBC, WBC कितने तरह के होते हैं आपके यहाँ पर, ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में हमको क्या मिलने वाला है, कोरस ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, और एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट।
है ना, ये सारा पढ़ चुके हो आप लोग, लेकिन ठीक है। ग्रेनुलोसाइट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। एक तो हमने सेलुलर बैरियर में न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ा है कि नहीं, और एक ग्रेनुलोसाइट आपके कितने तरह के होते हैं, जैसे कि हो गया आपका लिम्फोसाइट, और एक क्या होता है आपका, दैट इज द मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि फैगोसाइटिक सेल है। तो लिम्फोसाइट्स तो हालांकि हम जनरली जानते हैं 2 तरह का होता है आपका, एक होता है बी लिम्फोसाइट और दूसरा क्या होता है आपका टी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। तो टी लिम्फोसाइट का ही आपका एक कैटेगरी होता है जिसमें हमको क्या मिलता है, नेचुरल किलर सेल मिलता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, इसलिए हमने टाइप ऑफ लिम्फोसाइट कहा है, ठीक है ना। अब ये किस तरह से, ये जो नेचुरल किलर सेल है, ये किस तरह से हमको जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो मान लो ये हमारे बॉडी का एक सेल है, दिस इज अ नॉर्मल सेल, ये हमारे बॉडी का नॉर्मल सेल है। ओके, अब इस नॉर्मल सेल में क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन आपका कैसा हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके, या फिर जो सेल का जो नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो गया और सेल क्या बन गया, यहां पर कैंसरस सेल। तो एक नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, ठीक है ना, आप उसको जाके देख सकते हो। तो हमारे बॉडी का एक नॉर्मल सेल, अब इसमें क्या आ गई, खराबी आ गई, ठीक है ना। तो वो इन्फेक्शन हो गया उसमें, या फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब ये जो सेल है ये हमारे बॉडी के लिए क्या बन गया, जो नॉर्मल सेल है अभी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल बन गया, ठीक है ना। तो नॉर्मली आपको पता होगा, इम्यून सिस्टम में बार बार कहता हूं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें कैपेबिलिटी होता है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है। तो नॉन सेल्फ को तो वो हटाने की पूरी कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट वो इनेट, जो आपका क्या इनेट इम्यूनिटी भी काम करेगा उसके अगेंस्ट आपका जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी काम करेगा। लेकिन हमारे ही बॉडी के सेल में जो सेल्फ सेल है उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाता है, उसका भी एलिमिनेट होना जरूरी है बच्चों, है कि नहीं तो ये जो अब सेल है, जो नॉर्मल सेल है, जो हार्मफुल हो चुका है इन्फेक्शन होने के कारण, या फिर एक कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये अपने आसपास के सेल को भी क्या कर देगा, ऑब्वियसली उसको भी ये आपका क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। तो उस पॉइंट में जो नेचुरल किलर सेल है बच्चों, ये नेचुरल किलर सेल आके ये जो हार्मफुल सेल है इसी को खाली वो एलिमिनेट करेगा। कैसे, ये जो नेचुरल किलर सेल है बच्चों, ये केमिकल रिलीज करेगा, दे विल बी रिलीजिंग ए केमिकल। केमिकल का नाम याद रखना पड़ेगा, केमिकल का नाम है परफोरिन। ठीक है ना, ओके। केमिकल का नाम क्या है, परफोरिन। परफोरिन कहीं ना कहीं वर्ड है पॉलीफेरेट से। पॉलीफेरेट का नाम, पॉलीफेरेट का मतलब क्या होता है, मतलब कि स्मॉल स्मॉल होल प्रोड्यूस कर देना। अब ये जो केमिकल है परफोरिन, ये क्या करेगा, इस सेल के सरफेस में स्मॉल स्मॉल आपके पोर्स बना देगा। इट विल बी मेकिंग स्मॉल स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। सरफेस मतलब कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छेदा देगा, छेद कर देगा, बड़े बड़े पोर बना देगा, ठीक है ना। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये बड़े बड़े पोर बना देगा तो क्या होगा, आपका सेल के बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है कि नहीं। तो सेल के बाहर आपको क्या मिल गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इन पोर्स के थ्रू कहां पे जाने लगेगा, सेल के अंदर जाने लगेगा, और अल्टीमेटली ये जो सेल है क्या हो जाएगा, स्वेल्ड अप हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा सेल, और ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे सेल के। अल्टीमेटली सेल मर गया, और ये जो टुकड़े टुकड़े हैं, ये जो डेब्रीज हैं, इससे जो कचरे बनेंगे आपके, उन डेब्रीज को जो नॉर्मल जो फैगोसाइटिक सेल है वो फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है कि नहीं। बॉडी का एक सेल अगर हार्मफुल हो गया तो नेचुरल किलर सेल जाके क्या करेगा, वहां पर परफोरिन रिलीज करेगा, और परफोरिन रिलीज करने के बाद उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्मॉल स्मॉल पोर्स हो जाएंगे, जिसके थ्रू आपका क्या होगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है दैट विल एंटर इनटू द सेल, और सेल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वेल्ड अप हो जाएगा, जिसके कारण द सेल विल बर्स्ट ओपन, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और नॉर्मली जो फैगोसाइट से थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा उसको क्या करेंगे, आपका फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, उस साइट को क्लियर कर देंगे।
ओके, सो दिस इज योर नेचुरल किलर सेल। और भी देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अगला सेलुलर बैरियर देखते हैं क्या है यहां पर। नेक्स्ट सेलुलर बैरियर। तो अगला जो सेलुलर बैरियर है बच्चों, एक्चुअली में सेल नहीं है। देखिए क्या है फिर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट देता है किसको, इनेट इम्यूनिटी को। किस तरह से, बड़ा सिंपल है। ब्लड सबने पढ़ा है ना। ब्लड किससे बनता है आपका, फॉर्म्ड एलिमेंट। और किससे बनता है, प्लाज्मा, है कि नहीं। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या मिलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स हम कह सकते हैं। प्लाज्मा में क्या मिल रहा है, वाटर एंड प्रोटीन्स, है कि नहीं। तो प्लाज्मा में तो आप लोगों को कुछ प्रोटीन्स के बारे में पता होगा। प्लाज्मा प्रोटीन्स बच्चों कौन सिंथेसाइज करता है, लिवर, ठीक है ना। कुछ एक्सेल है जो इनको लिवर आपका नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन में आप लोगों को कुछ पता होगा, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, है कि। तो ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। उन प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा बच्चों प्लाज्मा में और भी प्रोटीन होते हैं, देयर आर अदर प्रोटीन्स ऑल्सो। तो उन अदर प्रोटीन्स में से सर्टेन 20 प्रोटीन्स दे फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, 20 प्रोटीन्स। मैं लेकिन यहां पर सेरम एल्ब्यूमिन, सेरम ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उनको छोड़ के भी प्लाज्मा में और भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो आपके 20 प्रोटीन्स है वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ये किस तरह से बॉडी को आपका क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वेरी वेरी सिंपल। देखो बॉडी में मान लो एक क्या एंटर कर गया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या फिर कोई दूसरा पैथोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये प्रोटीन क्या करते हैं, कुछ खुद को ये कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। मान लो ये एक प्रोटीन है, ये खुद को बंडल्स में, मान लो ये आपका एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में खुद को अरेंज करते हैं इस तरह से। दे अरेंज देमसेल्फ इन अ सिलिंड्रिकल फॉर्म लाइक दिस। ओके बच्चों, इस तरह से खुद को ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो खुद को जब ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन पोर का फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से। अब ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में, लेकिन खुद को कहां पे अरेंज करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के सरफेस में खुद को सिलिंड्रिकल फॉर्म में क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे इस तरह से। दे विल बी अरेंजिंग देमसेल्फ इन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के सरफेस में क्या बन जाएगा, ट्रांस मेम्ब्रेन पोर, ठीक है ना। बैक्टीरिया के सरफेस में क्या बन गया, ट्रांस मेम्ब्रेन पोर। अब इस बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, मुसीबत आ गई। अब ये मरने वाला है। कैसे मरेगा, देखो बैक्टीरिया के खुद का इंटीग्रिटी है, उसका खुद का सिस्टम है, ठीक है। ये बैक्टीरिया आइदर आपका टिश्यू में होगा, नहीं तो बैक्टीरिया कहां पे होगा, ब्लड में होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहां पे काम करने वाला है, ब्लड में, क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है, आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो ब्लड में कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो 20 प्रोटीन एक सिलिंड्रिकली खुद को अरेंज करते हैं बैक्टीरिया के सरफेस पर, और क्या बना देते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पोर। अब इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा फ्लूइड एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड से, और ये बैक्टीरिया अल्टीमेटली खुद का इंटीग्रिटी खो बैठेगा एंड इट विल बर्स्ट ओपन। बस हो गए बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े। और ब्लड में जो आपके क्या प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी वगैरह प्रेजेंट होंगे, इसको फेगोसाइटोसिस कर लेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ओके, ये नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट से इसी तरह से काम करेगा, किसी भी वायरस के अगेंस्ट से इसी तरह से काम करेगा। हालांकि मोस्ट इफेक्टिव इट इज इफेक्टिव इन बैक्टीरिया। ओके, अगला हम लोग देखते हैं यहां पर इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट।
तो नेक्स्ट जो हमारा जो इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट है दैट इज द इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फ्लेमेटरी बैरियर आप लोग कह सकते हो। इन्फ्लेमेटरी बैरियर। तो इन्फ्लेमेटरी बैरियर क्या होता है बच्चों? जब भी कोई पैथोजन जो हमारा स्किन होता है, स्किन को अगर ब्रीच करके कोई पैथोजन अगर चला जाता है तो स्किन के नीचे हमको क्या मिलता है? विल बी गेटिंग द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और उसके नीचे हमको क्या देखने को मिलेगा? मसल। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं। स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मसल, और मसल के नीचे आपको क्या मिल जाएगा? बोन मिल जाएगा। हाथ का एग्जांपल ले लो, स्किन को ब्रीच कर गया, स्किन को ब्रीच करके वो बच्चों कहां पे चला गया? इट विल बी गोइंग टू द कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमको पता है स्किन टू मसल कौन ज्वाइन करेगा? ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बता सकते हो कौन सा है वो? एरियोलर टिश्यू। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू में आप लोगों को पता होगा ऑब्वियसली यहाँ पर ब्लड का सप्लाई होगा कनेक्टिव टिश्यू में, देयर विल बी सप्लाई ऑफ ब्लड। ओके, और यहाँ पर आपके कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? मास्ट सेल भी प्रेजेंट होंगे, मास्ट सेल। ठीक है, अब कोई एक पैथोजन स्किन को ब्रीच करके वो आ गया, ये अपना पैथोजन है, मान लो स्किन को ब्रीच करके आ गया पैथोजन। ठीक है ना, दिस इज द पैथोजन। और ये स्किन को ब्रीच करने के बाद हमने कहा था जो मास्ट सेल है वो क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देगा? मास्ट सेल, इट विल बी रिलीज हिस्टामाइन। और हिस्टामाइन हमको पता है ये क्या है? एक वैसोडाइलेटर है। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर क्या होने लगेगा? वैसोडाइलेशन होने लगेगा। वैसोडाइलेशन हो जाएगा हिस्टामाइन के रिलीज होते ही, और वैसोडाइलेशन होने के बाद इस एरिया में क्या होने लगेगा? ब्लड का सप्लाई ज्यादा होने लगेगा। तो ब्लड का सप्लाई जब ज्यादा होने लगेगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा? रेड होने लगेगा, रेडनेस। ओके, रेडनेस के साथ साथ यहाँ पर क्या होने लगेगा? स्वेलिंग होने लगेगा। स्वेलिंग क्यों होगा बच्चों? क्योंकि वैसोडाइलेशन हो गया। वैसोडाइलेशन में हमको पता है जो ब्लड वेसल होता है उसका परमेबिलिटी बढ़ जाता है। उसका जब परमेबिलिटी बढ़ जाएगा तो बाहर की तरफ ब्लड वेसल से फ्लूइड ज्यादा निकलने लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होने लगा? देयर विल बी योर इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग। स्वेलिंग होने लगा। इस एरिया का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर राइज होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो ब्लड से जो भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जा रहा है और ब्लड का सप्लाई भी उस एरिया में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पेन होने लगेगा। देयर विल बी पेन इन दिस एरिया। पेन क्यों होगा? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह भी रिलीज होते हैं, तो इसलिए पेन होगा। और कहीं ना कहीं जो नर्व वगैरह है यहाँ पर उसमें भी थोड़ा बहुत आपका क्या होगा? डैमेज होगा, तो देयर विल बी पेन। ओके, तो इन सारे ये सारा जो जब एक साथ होता है इन सबको इकट्ठे हम लोग क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेटरी बैरियर कहते हैं। ओके, और इन्फ्लेमेशन जो है किसी भी एक मैमेलियन टिश्यू का आपका क्या है? प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर किसी मैमेलियन टिश्यू में अगर कोई पैथोजन स्किन को ब्रीच करके चला जाता है, इस इन्फ्लेमेशन के फायदे क्या होते हैं बच्चों? देखो, मान लो आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, थोड़ी देर बाद देखोगे वो एरिया आपका स्वेल्ड अप हो चुका है, रेडनेस हो जाता है उस एरिया में। ठीक है ना, पिंपल जैसा हो जाता है आपका, है कि नहीं? तो वो एक्चुअली क्यों होता है बच्चों? इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। वहां पे जो है आपका मास्ट सेल उस पैथोजन को वहां पे डिटेक्ट करेगा, फिर वो हिस्टामाइन रिलीज करेगा, वैसोडाइलेशन होगा, अंदर से बहुत सारा फ्लूइड उस एरिया में जाने लगेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे WBC भी एस्केप करके आपके क्या करेंगे? उस पैथोजन को वहां पर फैगोसाइटोसिस करने के लिए जाएंगे। और ये जो आपका जो मास्ट सेल है और भी केमिकल्स रिलीज करता है हिस्टामाइन के साथ साथ। कुछ कीमो अट्रैक्टेंट को आपको ये क्या करता है? रिलीज करता है। और ये कीमो अट्रैक्टेंट के रिलीज होने के कारण WBC के साथ साथ जो और भी फैगोसाइट्स होते हैं वो भी इस एरिया में माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो दिस इज नोन एज और इन्फ्लेमेटरी बैरियर, और ये सारे आपको इन्फ्लेमेटरी बैरियर में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो बच्चों, आज के क्लास में हमने जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके डेफिनेशन को हमने डिस्कस किया, और हमने देखा जो इम्यून सिस्टम है वो आपके दो पार्ट में बटा हुआ है, एक है इनेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया आपका वो है इनेट इम्यूनिटी। ओके, अगले लेक्चर में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।